नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और आज बात हम करने जा रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। 10 मई को चुनाव होना है, 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन कर्नाटक की सियासत में इस वक्त विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई अब जहरीला सांप वर्सेस मिट्टी पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गाली का जवाब देने के लिए आज मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया। बता दें आपको, यहां पर हुमनाबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। इससे पहले शायद ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में मिट्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यूपी विधानसभा में दिया वो बयान तो सबको याद है, जिसमें उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे ये कहा था। लेकिन वही मिट्टी वाले बयान की एंट्री अब कर्नाटक के सियासी रण या कहे चुनावी रण में हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कर्नाटक में गाली देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे? तो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में विवादों की शुरुआत होती है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से, और उसके जवाब में एक जो स्थानीय नेता है उनकी तरफ से सोनिया गांधी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुनवाते आपको प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी रैली में क्या कुछ कहा। जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन, जिसमें उन्होंने करारा जवाब दिया अपने ऊपर हो रहे प्रहारों का। कहा गाली देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। बता दें आपको, कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो अब तक कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है, और वो शब्द क्या है वो आपके सामने यहाँ हम दिखा रहे हैं। औरंगजेब, चाय वाला, सांप, बिच्छू, नीच आदमी, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, गंदी नाली, जहर की खेती, खून की दलाली, कायर और रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दुर्योधन भी उन्हें कहा गया है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स की एक बार फिर से राजनीति में एंट्री हुई है, और इसको हम समझाने की कोशिश करें कि कब कब कैसे कैसे उन्हें गाली दी गई। अब आपको बताते हैं कि कब किसने उन्हें गाली दी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप कहा था। कौन सी तारीख ये आपके सामने है, ये 27 अप्रैल 2023 की बात आपको बता रहे हैं। जहरीला सांप कहा था। इसी को लेकर अभी सबसे ताजा विवाद भी हुआ है। और इससे पहले वो कौन कौन से मौके थे जब कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरीके से अब शब्दों का प्रयोग किया। श्रीनिवास बीवी को आप जानते होंगे, उन्होंने मोदी की तुलना हिटलर से की थी, तानाशाह से की थी, और कब की थी ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, वो बताएंगे। जयराम रमेश ने मोदी को हिटलर और स्टालिन कहा था, तानाशाहों से उनकी तुलना कर दी थी, और इसको लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। बता दें इसके अलावा अगली इस कैटेगरी में कौन से नेता आते हैं कांग्रेस के, वो भी आपको बता देते हैं। पवन खेड़ा की
अगर बात करें तो पवन खेड़ा ने मोदी के पिताजी का अपमान किया था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उनके पिता का नाम लिया था और गलत संदर्भ में जो बात कही गई थी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले भी उन्हें तानाशाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह से तुलना की गई थी और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले बता रहे हैं पिछले साल की बात 19 दिसंबर 2022 की मल्लिकार्जुन खड़गे ने चूहे से तुलना की थी प्रधानमंत्री मोदी की और इसको लेकर लगातार विवाद होता जा रहा है। लेकिन आपको यहां समझना होगा कि जब जब कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया या उन्हें गाली दी तो उसका किस तरीके से फायदा हुआ बीजेपी को, यह समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। बता दें आपको, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर जब सोनिया गांधी की तरफ से साल 2007 में कहा गया था तो गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, तो बीजेपी को इससे फायदा हुआ था। इसके अलावा आपको बता देते हैं, मोदी को चाय बेचने की जगह देंगे ये कहा गया था मणिशंकर अय्यर की तरफ से, तो बीजेपी को इससे क्या फायदा हुआ, लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ, ये बता रहे हैं हम आपको। फिर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया जवानों की खून का दलाल, बीजेपी को इसका क्या फायदा हुआ, यूपी चुनाव में बीजेपी ने 300 पार सीटें हासिल की, तो कब कब प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसका बीजेपी को क्या फायदा हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से जब चौकीदार वाला वर्णन सामने आया था, चौकीदार चोर है उनकी तरफ से कहा गया था, तो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। बीजेपी 300 के पार यहां पर सीटें उसने हासिल की थी। लेकिन क्या ये जिस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कांग्रेस को कोई फायदा हुआ, इसे आप समझिए। क्या वोट के लिए मोदी को गाली दी जा रही है? बयान, सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। इसका असर क्या हुआ, गुजरात में कांग्रेस की सीट 2007 में बढ़कर 59 हो गई, तो कुछ फायदा यहां पर कांग्रेस को भी होता हुआ नजर आया। तो सवाल यही है, क्या वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई? बयान, मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को लहू पुरुष कहा था और इसका असर गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की सीट बढ़कर 61 हो गई थी साल 2012 में। इसके अलावा कब कब किस तरीके के बयान सामने आए और उसका क्या असर हुआ ये बता रहे हैं अब आपको। मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कहा, साल 2017 की बात हम कर रहे हैं, और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की सीट बढ़कर 77 पर पहुंच गई। तो हम आपको बता रहे हैं किस किस तरीके से किन किन मौकों पर कांग्रेस की तरफ से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसे वोट की तरह भुनाने की कोशिश भी की गई। और क्या इस बार भी कर्नाटक के चुनाव में यही किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक कर आपका इंट्रोडक्शन हम उनसे कराएंगे। बता देते हैं हमारे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है शाजिया आपका। कांग्रेस से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। और शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बेंगलुरु से कुछ ही देर में आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि रोड शो की किस तरीके की तैयारियां हो रही, क्योंकि पीएम मोदी का रोड शो वहां होना है। सबसे पहले अभय दुबे जी, सवाल मेरा आपसे है, जितने भी सर्वे अब तक कर्नाटक को लेकर आए हैं उसमें ये लगभग साफ माना जा रहा था कि कांग्रेस ने बढ़त हासिल की हुई थी। कई सारे सर्वे में कांग्रेस की जीत हो रही है, सरकार बना रही है कांग्रेस, ये नजर आ रहा था। तो ये सेल्फ गोल करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? परिणाम भी वही आएंगे। 40% की कमीशन की भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार को 40 सीट भी नहीं मिलेगी। मैं TV9 भारतवर्ष से आग्रहपूर्वक पूछना चाहता हूं कि जितने आपने एक तो गिनाए तिथिवार, अच्छा होता कि एक वो भी लगाते कि किस प्रकार 2018 में नरेंद्र मोदी जी खुद ने सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहा। अच्छा होता कि ये भी बताते कि 2014 में विदेश की भूमि पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में 14 के पहले जन्म लेने में शर्म आती थी। अच्छा होता कि सदन में मनमोहन सिंह जी को रेनकोट पहनकर। तमाम सवालों पर सर जवाब मैं शाजिया इल्मी जी से ले लूंगी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सेल्फ गोल करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? कर्नाटक चुनाव में तो सब कुछ फेवरेबल था ना कांग्रेस के लिए, आपके हिसाब से आप जीत भी रहे। प्रतिमा जी, ये वक्तव्य शाजिया ने नहीं दिया, ये TV9 भारतवर्ष ने दिया, इसलिए उससे कह रहा हूँ। नहीं, ये तो सर ये तो वीडियोस है इसके बकायदा ना, किसने क्या कहा ये तमाम वीडियोस हैं। और मैं उस बयान पर भी शाजिया जी से जवाब लूंगी जहां पर सोनिया गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन पहले मुझे बताइए कि यहाँ जब शुरुआत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो कहा गया उसकी क्या आवश्यकता थी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा कि इस जहरीली विचारधारा के संदर्भ में मैंने बात की, वो जहरीली विचारधारा जो युवाओं को बेरोजगारी का विष पिला देना चाहती, वो जहरीली विचारधारा जो फन फैलाकर रोज महंगाई का दंश 140 करोड़ लोगों को दे रही है, और ये इच्छाधारी है विषैली विचारधारा जो अमृतपान करा रही धन्ना सेठों को और किसानों को 27 रुपए की आमदनी कर दे रही है। प्रधानमंत्री जी, आपकी छवि का चुनाव नहीं है,
ये आपकी कमियों का चुनाव है। आपकी लड़ाई खुद आपकी नाकामी से है प्रधानमंत्री जी। उस संतोष पाटिल को याद कीजिए जो आपको गुहार लगाता रहा कि मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से ईश्वरप्पा 40% कमीशन मांगते हैं। उसने मौत को गले लगा लिया। आपने उसके और उसके परिवार से बात नहीं की, आपने सद्भावना प्रकट की ईश्वरप्पा से। प्रधानमंत्री जी, क्या यह बात सही नहीं है कि वहां खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा, नागप्पा ने, उसने ये बात कही भी, उसका नाम बीटीवी नागराज है, एमटीबी नागराज, उसने कहा कि 70-80 लाख रुपए देकर अगर पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो आदमी आत्महत्या करेगा। उसने कहा कि कर्नाटक की खुद उनकी तो यही सवाल मेरा अभय दुबे जी आपसे भी है कि फिर मुद्दे चुनाव में ये क्यों नहीं है? जो मुद्दे अभी आप डिबेट पर उठा रहे हैं, ये मुद्दे चुनाव में होने चाहिए, ना कि इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए अटेंशन के लिए। आप लगता है कर्नाटक गई नहीं है। कर्नाटक में पूछ रहे लोग मुख्यमंत्री जी से कि जो बिटकॉइन का स्कैम कृष्णा ने किया है उसमें दिसंबर 2020 और 14 अप्रैल 2021 पुलिस अभिरक्षा में था। 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में पुलिस अभिरक्षा में बिटकॉइन कैसे ट्रांसफर हुए? वो डार्क नेट के माध्यम से ड्रग और बिटकॉइन का धंधा करता था प्रधानमंत्री जी, और ये बात आप तक पहुंची, खुद मुख्यमंत्री जी ने बताया। वहां पर विधायक जो है, वहां के विधायक का खुद ऑडियो वायरल है कि पोस्टिंग में वो पैसे ले रहा था और मैं पैसे वापस कर दूंगा। सैकड़ों पुलिस की पोस्टिंग की जांच वहां पर चल रही है प्रधानमंत्री जी। आपके वहां भीषणतम भ्रष्टाचार, और ये हम नहीं कह रहे, वहां के मठ मंदिर आरोप लगा रहे हैं। वहां पर डिंगलेश्वर महाराज जो लिंगायत समाज के, ठीक है अभय जी, जवाब ले लेते हैं। शाजिया यहाँ पर अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए शाजिया अलमी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि हम घर घर लोगों के बीच ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। और मेरा सवाल यहाँ पर भी है कि जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के विवादित बयान अब दिए जा रहे हैं, चुनाव में कुछ ही समय बचा है, क्या मुद्दों की भारी कमी हो गई है कि छुटभइये नेताओं से भी जिस चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती वो अब बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता कर रहे हैं? देखिए, जब बड़े बड़े नेता भी छुट भइयों की तरह बात करें और इतनी बेहुदा किस्म की बात करें, कभी प्रधानमंत्री के माता पिता पर अटैक करें, कभी उनके परिवार को लेकर छोड़कर उनके बारे में बिना किसी सबूत के लांछन लगाएं, और ना सिर्फ वो एक बार नहीं पर बार बार निरंतर रूप से सिर्फ और सिर्फ एक बार, वो भी मोदी पर प्रहार, गालियों को लेकर, अब शब्दों को लेकर। और एक बार आपने सुनाई है, मैं आपको रिपीट कर सकती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, एक्चुअली 99 से कहीं ज्यादा, 100 से ज्यादा गालियां हैं, क्योंकि मैंने इसको नोट करके रखा है, मैं आपको सब सुना सकती हूँ। खून का दलाल, मौत का सुदाकर, चूहा, केकड़ा, जो लेकिन शाजिया टिट फॉर टैट की राजनीति से भी तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना दल। अगर जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। शाजिया, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। दरअसल बेंगलुरु से हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाकर मैं आपका रुख करूंगी। शाजिया, आप मेरे साथ बने रहे। आमोद राय चूंकि बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद है, उनका मैं रुख करूं और फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आमोद, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां रोड शो होना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ कि किस तरह की तस्वीर है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा, प्रधानमंत्री की रैली रोड शो शुरू होने से तकरीबन 1 घंटा पहले से ये नज़ारा है। सड़क के किनारे आप जहाँ दूर दूर तक देखेंगी सिर्फ आपको सर ही सर नजर आएगा, और ये नज़ारा कमोबेश 5.5 किलोमीटर का है। तो जो ये कहा जा रहा था कि 4 से 5 लाख तक की रैली की भीड़ हो सकती है, वो अब दिखने लगा है कि हो सकता है। यहाँ तमाम लोग आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो इस रोड शो में पीएम को देखने आए हैं। आप हिंदी बोल सकती हैं? अच्छा, पीएम साहब को देखने के लिए आप लोग आए हैं, क्या मन में है आपकी? हमारा भगवान देखने के लिए इधर हम लोग आया है, शिव जी को देखने के लिए। हम कितना इंतजार करते हैं, इतना इंतजार हम इधर खड़ा रह के मोदी जी को हम वेट कर रहा है। देखिए, कुछ महिलाएं आई हैं जो भगवान से तुलना कर रही है प्रधानमंत्री की। भगवान से मिलने आए हम यहाँ पे, अपने विश्वास आए, हम भगवान को मिलने आए हैं, देखने आए हैं, जिंदगी में एक बार देखना हमारा। भगवान को देखने आए। देखिए, और भी कुछ छोटी बच्ची भी है। भारत माता के आप पीएम को देखे, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, एसटी सोमशेखर गौड़ के,
नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी मोदी जी को वोट लगाने के लिए यही इस बार वोट लगाने के लिए उसको को आया है, इसलिए मोदी जी को देख के फिर बाद में वोट लगाने के लिए हम बेटी को बोला है हमें। एक पुरुष भी यहाँ पे है। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति में प्रधानमंत्री को लोग कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, भगवान से भी बहुत प्यार करते हैं। हम बोलते हैं ना, हर हर महादेव, हर हर मोदी, हर घर में मोदी, हर घर में मोदी, हर घर में मोदी रहते हैं। बीजेपी घर में मोदी रहते हैं, हर मोदी 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 मोदी। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, हर तरफ यहाँ पे आपको भगवा दिखेगा, हर तरफ आपको कंधे पे जो जी आमोद, आप लगातार नजर बनाए रखे। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी जैसे ही इस रोड शो की शुरुआत होती है तमाम अपडेट्स के लिए, और एक बार फिर से हम चर्चा का रुख करना चाहेंगे। शाजिया, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करें ताकि मैं बाकी मेहमानों का रुख कर सकूं। जी, के दृश्य देखिए, जो वहाँ पे दृश्य हैं, जो भावनाएं हैं, वो सामने दिख रही हैं। अब आप बताइए, कुछ लोगों के लिए जो मोदी जी को इतना मानते हैं, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ना ही देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसके प्रमुख को लगातार गालियां बकेंगे, घिनौनी बातें कहेंगे। और यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कैसे लिंगायत समुदाय को, कैसे वीर सावरकर जी को, कैसे बाकायदा बी आर अम्बेडकर जी को किस तरह के अपशब्द कहे गए हैं। तो पूरे जो कांग्रेस वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परिवार मैटर करता है, जो कि गांधी परिवार है। और दूसरी तरफ देखिए, ये एक इंसान है जिसने अभी से नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने तक से नहीं, बल्कि जब वो मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ नहीं किया उनके खिलाफ। मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमें भी मीडिया का हिस्सा थी। एक तरह से जो चीजें प्रोजेक्ट की जाती थी, लगता था वाकई में इस इंसान को के खिलाफ इस तरह के मुकदमे हो रहे, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन आप देखिए, चाहे वो कानूनी जंग हो, चाहे वो व्यवहारिक जंग हो, ठीक है, चाहे वो आप देखिए लोगों का लगातार एक सिलसिलेवार तौर पर लगातार प्रहार, गाली 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 गाली, एक कितना उन्होंने हद पार कर दी है कि अब तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा ये। लेकिन ये हमें वन साइडेड ही नहीं है ना राजिया, लेकिन ये वन साइडेड तक ही नहीं है ना। ये टिट फॉर टैट क्यों होने लगता है? जो गलत है उसे गलत कहने के बजाय टिट फॉर टैट क्यों होने लगता है? यत्नाल एक बड़ा एग्जांपल है, जिन्होंने सोनिया गांधी को विश करने दिया, तो कौन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? कर्नाटक के पूर्व विधायक ने विश्व कन्या की बात कही थी, जिसको हम लोग ने इसका खंडन किया, उसको चेताया और कहा कि गलत है। तो जो गलत है वो गलत है ना। आप क्यों बार बार जब ये बात होती है, बजाय कहने की हमने गलती की, आप और उसको इस्तेमाल करते हैं, आप और उसका प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों का। मुझे लगता है बहुत ही गलीज है। पहले तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती कोई मानता नहीं। रामकृपाल सिंह जी, ये क्या सियासी फायदा उठाने के लिए आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के दांव खेले जा रहे हैं? देखिए, ये तो गाली देने वाले जाने उनके मन में क्या है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जब नीति और नारे दोनों न हो तो गाली के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक क्या है कि जब बहुत लंबे समय तक आप सत्ता से वनवास में रहें और सामने आपको लगता है कि ये वनवास 14 से भी आगे जाने वाला है, तो इस तरह के शब्द निकलते हैं। जो अभी बात हमारे अभय जी कह रहे थे, अभय जी बहुत ही सम्मानित और बहुत संतुलित बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज वो गिना रहे थे कि मोदी जी ने इतनी गालियां निकाली, इतनी सारी चीज़ें कही बीजेपी ने, तो अगर गालियों से फायदा होता तब तो कांग्रेस आज इस स्थिति में नहीं होती, तब तो बिल्कुल बीजेपी सत्ता में आती ही नहीं। मेरा ये कहना है कि जनता इतनी असभ्य नहीं है कि वो ये देख न सके कि कौन क्या कह रहा है, किसका आशय क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और गाली से न तो मोदी जी जीते हैं न कांग्रेस जीतेगी। हाँ, ये जरूर है कि इससे कहीं न कहीं जो लोग बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, उनकी छवि धूमिल होती है, बिल्कुल होती है, और अपनी ही पार्टी को नुकसान होता है। दूसरे को क्या फायदा होगा, दूसरे को क्या नुकसान होगा, मैं नहीं जानता। ठीक है। लेकिन जनता अभी भी नेताओं की तुलना में ज्यादा सभ्य है
और ज्यादा सभ्य तरीके से वो मैं विवेचना कह रही थी, शंभुनाथ शुक्ला जी, जैसा कि मैं कह रही थी कि इस तरीके की उम्मीद तो आज की डेट में छुटभइये नेताओं से भी नहीं की जाती है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव से पहले जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, क्या सियासी फायदा इन लोगों को नजर आता है आपके हिसाब से? देखिए, चुनाव आज कोई नहीं, पहले भी, आज से अगर याद करूं तो 40-45 साल पहले भी गली मोहल्ले में इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती थी। जो लोग बाकायदा, जो कार्यकर्ता थे, वो एक दूसरे के नेताओं को गाली बकते थे। लेकिन जो बड़े नेता हैं वो साइलेंट रहते थे, वो अपनी बात रखते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। अब तो जैसा भी कहा गया, टिट फॉर टैट का, कुछ उसने कहा, कुछ इनके दूसरे बड़े नेता ने कह दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं 91 गलतियाँ हो गई हैं। ये प्रसंग है महाभारत का। कृष्ण जो है उस शिषपाल को लेकर कहते हैं कि शिषपाल, अब तुम्हारी 100 गलती पूरी हुई, इसलिए मैं सुदर्शन चक्र से तुम्हारा गला काट दूंगा। जबकि शिषपाल उनके बुआ के लड़के थे, यानी वो इस तरह की बात। अब मोदी जी कर्नाटक में महाभारत का वो प्रसंग लेके आए हैं, चूँकि आपने बताया कि उनको इच्छाधारी नाग भी कहा गया, उनको दुर्योधन कहा गया, सब संबोधन किए गए, तो उन्होंने कह दिया कि 91 गलती हो गई, यानी 8 गलती और बाकी है। तो ये लड़ाई कहाँ जा रही है? हम मिथक काल में जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, और यही हो रहा है। इससे कोई किसी को फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है इससे कोई लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। लेकिन नेताओं की भाषा से प्रकट होता है कि अब वो बिल्कुल अब शब्दों का ही इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल, और ये नजर भी आ रहा है। एक बार फिर से बेंगलुरु का रुख करना चाहूंगी। आमोद राय चूंकि वहां मौजूद है, एक रोड शो से पहले किस तरीके का वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, एक अपडेट के लिए आमोद राय का मैं रुख करना चाहूंगी। आमोद, आप अपने आसपास अभी क्या देख पा रहे हैं वो बताएं, उसके बाद मैं आभे दुबे का रुख करूं। देखिए, कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, और कार्यकर्ता पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और मैं अब आपको एक बेहतर विजुअल दिखा सकता हूँ कि किस तरह की यहाँ सीनरी है और किस तरह का सीन है। जो लोग हैं ये सड़कों पे एक तरफ खड़े हैं, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा। प्रधानमंत्री अगले 5 से 7 मिनट के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पहुँचेंगे और रोड शो शुरू करने वाले हैं। और ये रोड शो लगभग 4 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए जाएगा, यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे खत्म होगा। मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से महिलाएं आई अपने घर से हाथों में फूल लिए हुए, और प्रधानमंत्री पे ये फूल फेंकना चाहती हैं और चढ़ाना चाहती हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर डालना चाहती हैं? हिंदी नहीं आती? और मोदी जी और मोदी जी पे डालना चाहती है। देखिए, तमाम लोग अपने अपने हाथों में, यहाँ एक बड़ा सिस्टमेटिक कल्चर है, मैं आपको दिखाऊं, सबके हाथों में फूल है, जो हर आदमी चाहता है। कोई एक आदमी फूल नहीं फेंकता है, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री के ऊपर फूल फेंकूं। तो ये एक तरह से श्रद्धा दिखाती है प्रधानमंत्री के प्रति। मैंने एक चीज नोट किया प्रतिभा, कि कर्नाटक में काफी ज्यादा उनके प्रति लोगों का लगाव है और विश्वास है, और ये आज के इस रोड शो में भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री आज 4 विधानसभाओं में रोड करने रोकना चाहूंगी। इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो गया है, जिसके बारे में आप बता रहे थे, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे कि उनको देखने वालों में किस तरीके का उत्साह है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नॉर्थ बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को जनता का प्यार। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार एंट्री की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बेंगलुरु में इस वक्त उनके रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और पुष्प वर्षा उन पर उनके तमाम समर्थक इस वक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे आगे भी और इसका अपडेट भी लेते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आभे दुबे जी आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल ये है कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब तमाम आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे थे कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, 85 के बाद से तो ये ट्रेंड भी रहा है कर्नाटक में कि 5 साल से ज्यादा किसी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा था। तो मैं फिर से वही पूछ रही हूँ, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलती हो गई? नहीं, देखिए, आज भी मैं कह रहा हूं आपको, परिणाम आएंगे तब याद रखिएगा कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी को और 40 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिलने वाली। आज राम कृपाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार है और बहुत महत्वपूर्ण बात की। वो बात उनकी प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, ये छवि को मुद्दा बनाकर आपको चुनाव में कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर जो तर्क भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है या प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, कर्नाटक की जनता ने परिणाम उसके उलट दे दिए, तो क्या इस बात की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी करेगी कि कर्नाटक की जनता ने उन सारे
आपके खिलाफ कहे गए शब्दों को स्वीकार लिया? नहीं प्रधानमंत्री जी, आपको भी नहीं चाहिए और रामकृपाल जी की बात का अनुसरण हम सबको करना चाहिए। ये जो चुनाव है वहां पर लिंगायत मठ के जो धर्म गुरु हैं वो आए और उन्होंने कहा कि 3000 मठ है वहां पर, कि मठों के अनुदान तक के लिए 30% कमीशन की मांग की जाती। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको चिट्ठी नहीं लिखी थी? समूचे कर्नाटक के ठेकेदार सड़कों पर आए, उन्होंने कहा विकास बहुत प्रभावित हो रहा है, 40% की कमीशन मांगी जा रही। राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन तक फाइल की और आपको चिट्ठियां लिख लिख कर, तब आपको संज्ञान लेना चाहिए था। तो आज हक होता आपको कम से कम, और वहां पर कम से कम दंडित करते उन लोगों को, लेकिन आपकी सत्ता की सरपरस्ती में भीषणतम भ्रष्टाचार चलता रहा, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के खिलाफ काम होता रहा। आप खड़गे जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी वैमनस्य का भाव इसलिए रख रही है कि उन्होंने सदन में मुखरता से ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी, जो धन्ना सेठ आपका दोस्त है उसने एमईए के नोट के बावजूद, नीति आयोग के विरोध के बावजूद कैसे 6 एयरपोर्ट उसको दे दिए गए, कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 2008 का वायलेशन करके दे दिए गए, कैसे श्रीलंका में उसको पावर प्रोजेक्ट मिले, कैसे बांग्लादेश में उसको पावर प्रोजेक्ट मिले। 38 शेल कंपनियों के स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगा, लेकिन आपने जेपीसी का गठन करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उस बात को भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना अभय जी, जो खड़गे जी ने खुद अपने बयान में कही, उन बातों को क्या सिरे से खारिज किया जाएगा? डिनाई कर रही है पार्टी, कैसा नहीं कहा उन्होंने? खड़गे जी ने खुद आकर कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री जी हैं, उनके प्रति आदर है हमारा, लेकिन उन्होंने विचारधारा का प्रश्न खड़ा किया। जो समूचे कर्नाटक में आप चले जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक की जनता इस बात को स्वीकारती है कि जो गवर्नेंस का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसने कर्नाटका को बर्बाद कर दिया। ये आरोप हमने नहीं लगाए। आप देखिए, एक एक करके कर्नाटका के स्वयं के मंत्री आए, कर्नाटका में विधायक का ऑडियो वायरल हुआ, कर्नाटका में मठ मंदिर के संतों और महंतों ने यह बात कही और ठेकेदारों ने सड़कों पर आकर बात कही। कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए थे। जो इतना गंभीर 5000 करोड़ रुपए से अधिक का बिटकॉइन का मामला था, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। तो ये सारे आरोप बेहद प्रामाणिक थे। ठीक है, जितनी बातों का जिक्र आपने कर्नाटका में किया है, आप बताइए क्यों 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए? हिंदुस्तान में 84% की आमदनी कम हो गई। हाँ। किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। ठीक है, तो मैं सवाल सीधा शाजिया इल्मी से ही पूछ लेती हूँ ना। शाजिया, सवाल यहाँ पर सीधा अभय दुबे जो बोल रहे हैं उनका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसको इनके मुताबिक ये लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। शाजिया, मैं आपका रुख करूं, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं और आमोद राय का मैं रुख करना चाहूंगी। बेंगलुरु से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। आमोद के साथ रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ सदानंद गौड़ा खड़े हैं और ये रोड शो आप देख सकती हैं तकरीबन 500 मीटर तक का यात्रा सफर पूरा करके अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बहुत विरले ही इस तरह के रोड शो करते हैं। जनरली उनका रोड शो उनके पीजी के गाड़ियों में ही होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से प्रधानमंत्री आज रथ पे खड़े हैं और उनके साथ कर्नाटक के पुराने नेता है सदानंद गौड़ा। चूंकि जिस विधानसभा से होकर प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं गौड़ा समाज का है, यानी वो है। TV9 भारत पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के क्या प्रचार से सियासी रण बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। आज अपने ऊपर हुए तमाम हमलों का जवाब उन्होंने रैली के दौरान दिया और इस वक्त ये तस्वीरें आप रोड शो की देख रहे हैं जो कि नॉर्थ बेंगलुरु में इस वक्त हो रहा है और इसके जरिए 3 विधानसभाओं को साधने की कोशिश भी की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता, तमाम समर्थक इस वक्त सड़क किनारे मौजूद हैं और फूलों की वर्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री इस वक्त ओपन ट्रक पे मौजूद है जहां पर लोगों की भीड़ सड़क के दोनों तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो मैं फिर से अपने तमाम मेहमानों का एक एक कर रुख करना चाहूंगी। शाजिया, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके के बयान कर्नाटक चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, विश और विश करना, इन तमाम तरीके के क्या मुद्दों से ध्यान नहीं भटक जा रहा है? मुद्दों पर तो बात हो ही नहीं रही इस चुनाव में। जी, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बहुत ही फिर से कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिसका जवाब शायद उनको देना चाहिए। उन्होंने बात की भ्रष्टाचार की, तो जिस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी बाहर बेल पर हो
और उनकी सोनिया गांधी, उनकी माता जी बाकायदा बेल पर हों। नेशनल हेरल्ड का वो मामला है, सब जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खुद सिद्धारमैया की इमेज की और डीके शिव कुमार की, और हम सब जानते हैं कि आप वीडियो की वो बात कर रहे थे, हमें सब पता है कि कैसे भ्रष्टाचार का डिस्कशन आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होता है। अब वो लोग जब बात करेंगे भ्रष्टाचार की और प्रधानमंत्री पर जो है इस तरह से हल्ला बोलेंगे, तो सब जानते हैं कि पूरा देश, ना सिर्फ कर्नाटक, उनके मन में विश्वसनीयता के तौर पर प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। यानी कि जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है, यकीन की बात है, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात है और उसकी क्षमता की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 अव्वल लेवल पर हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसी पार्टियां इन इश्यूज को उठाती हैं तो मुझे वो अपना ही नुकसान करती हैं, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी, मतलब जो जहाँ से जो गंगोत्री है भ्रष्टाचार की, जहाँ पूरा सोर्स है जो भ्रष्टाचार की, और जो जिसमें ऊपर से नीचे तक ऐसा कोई है नहीं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुलव्विस ना हो। तो मुझे लगता है बहुत ही हास्यास्पद बात है कि वो इसको इशू बनाएंगे। अभी फिर से मैंने सुना कि वो अदानी का जिक्र कर रहे थे। ठीक है अभय जी, आपका जवाब, और ये भी जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस रैली के दौरान कहा है कि कांग्रेस उन तमाम लोगों से नफरत करती है जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती है और जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है, और इसीलिए मुझे गालियां दी जा रही है, और जो भी गाली देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे भाजपा प्रेम क्यों करती है? क्यों मेहुल भाई की शिकायत 2015 से पीएमओ में नहीं की? वो एंटीगुआ भागे। एंटीगुआ के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि भारत की सरकार ने, एमईए ने एनओसी दी, तब हमने उसको नागरिकता दी। उनका सिटीजन इन्वेस्टमेंट ग्रुप की उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। ये बताइए ना अभय जी, बात हम इस पर कर रहे हैं कि इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्या ये सहूलियत भरी राजनीति, क्या ये सूट करता है कांग्रेस को? क्या इससे कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश थी, इसलिए इस तरीके के बयान दिए गए? देखिए, बयान में साफ कहा उन्होंने, खड़गे साहब ने, कि मैंने संसाधनों की लूट का मुद्दा उठाया है। हमने कहा है कि ये जहरीली विचारधारा जो है, जो विजय माल्या को, संदेशरा बंधु को, ऋषि अग्रवाल को एक एक करके संसाधनों की लूट करके विदेश भगा दिया गया, इस जहरीली विचारधारा के खिलाफ हमने बोला है। उन्होंने ये बात साफ कही कि प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर है, मगर जिस प्रकार संरक्षण दिया गया है ऐसे सारे संसाधनों, इस बार भले ही सफाई दे दी गई अभय जी, सवाल यहाँ पर है कि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 91 बार, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, 91 बार मुझे गाली दी गई है, तो वो बाकी टाइम का क्या? प्रधानमंत्री जी के स्वयं के खुद वक्तव्य निकाल दे। मैं तो आदर करता हूं, बड़ा कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे उनसे ज्यादा संख्या में आपको वीडियो डेट के साथ मिल जाएंगे जब उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, प्रतिपक्षी दल के नेताओं के लिए अच्छे वक्तव्य नहीं दिए। लेकिन आज लड़ाई बहस उस बात की है ही नहीं। कर्नाटका की जनता को न्याय नहीं मिला, देश के लोगों को न्याय नहीं मिला। पूछ रहे हैं लोग कि जब आप कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, तो कोविड के क्राइसिस में जब 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कैसे कमा लेते हैं प्रधानमंत्री जी? एक किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपका धन्ना सेठ दोस्त 609 नंबर का धनपति होकर दूसरे नंबर पर कैसे आ जाता है? 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो जाती, जांच भी नहीं कराना चाहते। आपने किसी की जांच नहीं कराई, और सत्ता की से विजय माल्या का तो लुकआउट का नोटिस आपने रिवोक करके भगा दिया। हेमंत तो बिस्वा शर्मा के जुलाई 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कहा कि हमारे पास प्रमाण है, अमेरिका में भ्रष्टाचार किया इन्होंने, और अगस्त के महीने में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते। भाग मुकुल भाग, जितने लोग हैं, नारायण राणे से लेकर महाराष्ट्र में जो शिंदे सेना के लोग हैं, सब पर आपने आरोप लगाए और सारों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया। तो ये वॉशिंग मशीन का प्रश्न भी खड़गे साहब ने खड़ा किया। अभी जी सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है, सिंपल सा सवाल है। देखिए, अभी मैंने वो आंकड़े भी दिखाए थे, 2007 से ले लीजिए, 2012 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, जब गाली दी गई उसका कोई सियासी फायदा शायद उठाने की मंशा रही होगी, फायदा हुआ भी, लेकिन ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेल्फ गोल की जरूरत क्या थी? देखिए, इससे कोई फायदा और नुकसान नहीं होता। अंततः लोग काम के आधार पर वोट करते हैं। यही सारे मुद्दे इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भी फ्लोट किए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेवड़ियां बांट रही कांग्रेस, अरे धन्ना सेठों को मेवा खिलाया, वो तुलना की लोगों ने। हम कह रहे हैं कर्नाटका में 2000 रुपए बेटियों को हम देंगे, कर्नाटका में 10 किलो चावल हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, 3000 रुपए युवाओं को हमने गारंटी दी है। वहां प्रधानमंत्री जी, वो रेवड़ियां नहीं है, वो कर्नाटक की जनता का हक है जो हक उनसे छीन लिया। रामकृपाल जी, क्या मुद्दों की कमी हो गई है, भारी कमी? सवाल मेरा वहीं पर है, क्योंकि अभी भी मुद्दे बताए तो जा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे क्या जनता के बीच ले जाए जा रहे हैं? क्योंकि भाषा हम सुन रहे हैं किस तरीके की इस्तेमाल की जा रही है लगातार। जी, मैंने कहा
न नीति न नारे तो गाली के सहारे। देखिए, एक मोदी जी की एक विशेषता है कि जो हथियार विपक्ष मोदी पर दागता है, मोदी जी उसको हथियार को औजार बना लेते हैं। और जो आपने अभी बताया, देखिए 2012 के गुजरात चुनाव से अगर आप शुरू कीजिए तो 12-14 में आम चुनाव, 12-14, 17, 19, 22, और अब जो आज कर्नाटक में हो रहा है, इसे सिर्फ आप कर्नाटक विधानसभा तक मत सीमित कीजिए, ये कंटिन्यूटी होगी। ये 91 जो आज मोदी जी गिना रहे हैं, समझ जाना चाहिए कांग्रेस को कि आपने इतने हथियार उनके हाथ में दे दिए। मतलब इसका दूरगामी असर होगा, ये साफ तौर पर आपने कह दिया है। और इसको लेकर देखिए सियासत अभी हो रही है। 10 मई को चुनाव है और 13 मई को नतीजे आएंगे। ये साफ हो जाएगा कि जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है इस चुनाव में, वो किसके काम आता है और किसको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। TV9 भारतवर्ष पर